जय हिंद बच्चों। तो आप देख रहे हो काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 16। जी हाँ, और ये है प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन प्लेन। इसके पहले लेक्चर 15 में हम लोगों ने किया था प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइन प्लेन। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कम से कम उसके आधा घंटा, स्टार्टिंग का आधा घंटा जरूर देख लें, क्योंकि वहां पे हमने डिटेल में जो चीजें समझाई है वही चीज यहाँ पे यूज भी होने वाला है। और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको आइडिया पहले से है तो फिर आप ये लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हो। अगर बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि लेक्चर नंबर 15 का स्टार्टिंग का कम से कम आधा घंटा जाके देख लें। ओके। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये इंक्लाइन प्लेन है। और जो नोटेशंस हैं ये स्टैंडर्ड नोटेशंस लिए हुए हमने, वहां भी वही नोटेशन लिए थे। अप द इंक्लाइन वाले में भी यहाँ पे इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा है। और एक बॉल को यहाँ पे थ्रो किया गया है नीचे की तरफ। इनिशियल वेलोसिटी यू है। और हॉरिजेंटल के साथ जो ये एंगल बना रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। वो है थीटा। तो आपको इस केस में निकालना है कि भाई टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, और मैक्सिमम रेंज का कंडीशन क्या होगा। तो ये सब चीजें जो हमने अप द इंक्लाइन के लिए निकाला था वही चीजें यहाँ पे भी है। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट की बात करें तो एसेंट का मतलब ये है कि देखो स्टार्टिंग में ये जो बॉल है वो इंक्लाइन प्लेन से दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। ये देखो ये हो गया यहाँ पे मैक्सिमम हाइट। और इसके बाद ये इंक्लाइन प्लेन के पास आता जा रहा है, इसके बाद ये इंक्लाइन प्लेन के पास आता जा रहा है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्लाइन प्लेन से कम होते जा रही है। तो जब ये लेट अस से ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये है डी। जब ये ए से बी पे जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन से दूर होते जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्लाइन प्लेन से बढ़ते जा रहा है। तो ए से बी पे जाने के टाइम को हम लोग बोल रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट। और बी से डी पे आने के टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। और ए से डी पे आने के टाइम को बोलेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा। तो टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, मतलब ए से बी पे जाने का टाइम निकालना है। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में भी कि भाई जब ये बी पे पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। तो अब ये टाइम निकालना होगा कि भाई यहां से ए से बी पे आने में, यहाँ पे ए से बी पे आने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, लाइक इंक्लाइन प्लेन के केस में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आप जो है वो इसको भी एक्स एक्सिस मान सकते हो ऐसे। ये देखो ये वाली जो चीज है ना, इसको एक्स एक्सिस आप मान सकते हो। और ये वाला जो डायरेक्शन है इसको आप वाई डायरेक्शन मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन को आप वाई एक्सिस मान सकते हो। एक्स और वाई किसी भी डायरेक्शन में माना जा सकता है, बस कंडीशन ये होना चाहिए कि एक्स और वाई जो है वो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए। इतना ही होता है कंडीशन। अच्छा। दूसरा, रेफरेंस डायरेक्शन हमें सेलेक्ट करना होता था, तो रेफरेंस आप अपवर्ड को भी पॉजिटिव मान सकते हो, डाउनवर्ड को भी पॉजिटिव रेफरेंस मान सकते हो, आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बस क्या है कि क्लियरली मेंशन कर दीजिए। तो मतलब ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये आप क्या कर सकते हो कि ये आप डाउनवर्ड को भी मान सकते हो यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम लोग लास्ट टाइम अपवर्ड को पॉजिटिव लिए थे, इस बार, अरे यार ये क्या हो रहा है यार, इस बार डाउनवर्ड को ही ले लेते हैं। तो मान लो हमने ये डाउनवर्ड को ले लिया, एक्स एक्सिस पॉजिटिव ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो डाउन डाउन द इंक्लाइन को इधर रेफरेंस पॉजिटिव ले लिया, रेफरेंस पॉजिटिव ले लिया। और इधर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन को इधर हमने रेफरेंस पॉजिटिव ले लिया। अच्छा। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने क्या किया था कि इसके बाद हमने एक लाइन खींचा था। और लाइन खींच के क्या किया था कि सारे एक्स वाले टर्म्स एक साइड लिख लिए थे और सारे वाई वाले टर्म्स एक साइड लिख लिए थे। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी रिपीट करेंगे, सारे एक्स वाले टर्म्स एक साइड, सारे वाई वाले टर्म्स दूसरे साइड। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स के लॉन्ग अगर हम कंपोनेंट लें यू का,
तो ये एंगल है अल्फा, ये एंगल अल्फा है, तो क्या ये एंगल भी अल्फा होगा क्या? ये एंगल भी अल्फा होगा क्या? इंटीरियर एंगल्स है ना, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। सो आप इसको दिखा ही दो कि दिस एंगल इज अल्फा। तो ये बताओ यू का फिर एक्स के साथ कितना बन रहा है एंगल? एक्स जो है वो ऐसे हो गया, और ये हॉरिजेंटल ऐसे है, और यू जो है वो ऐसे थ्रो किया है आपने, यू जो है आपने ऐसे थ्रो किया है। तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा प्लस अल्फा हो गया कि नहीं? थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो देखो इधर एक्स के लॉन्ग इसका कंपोनेंट कितना आएगा? एक्स के लॉन्ग जो यू का कंपोनेंट आएगा इसे हम लोग डिनोट करेंगे यू एक्स से, और यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी यू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। और यू का कंपोनेंट जो वाई के लॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा यू वाई इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। यू वाई का वैल्यू हो गया यू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अच्छा, तो ये आप क्या करो, इधर लिख दो आप कि यू एक्स का वैल्यू, और साइन के साथ लिखना है प्रॉपर। तो साइन जो है वो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, वो आपने जो रेफरेंस माना है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो यू एक्स की वैल्यू यू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, पॉजिटिव लिखोगे कि निगेटिव लिखोगे? ये आपने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है, और ये जो यू एक्स है यू कॉस थीटा प्लस अल्फा ये डाउनवर्ड ही है, तो डाउनवर्ड ही है तो इसको क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। और यू वाई जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? यू वाई क्या होगा यार, पॉजिटिव या निगेटिव? देखो, तो यू वाई जो है ये भी आपका है, यू वाई जो है वो ये भी है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। देखो यू वाई इधर ही आ रहा है, एक सेकंड, यू वाई इधर, वाई का इधर आएगा ना डायरेक्शन, वाई का ऐसे कुछ डायरेक्शन रहा होगा लेट अस से, ऐसे परपेंडिकुलर यू वाई, ये वाला, तो ये ऐसे, तो यू वाई जो आ रहा है ये भी इधर ही है, यू वाई इधर ही है, वाई रेफरेंस डायरेक्शन में ही है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो यू वाई विल बी यू साइन, यू वाई विल बी यू साइन थीटा प्लस अल्फा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो व्हेन द बॉल इज इन एयर, तो उस पर एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये एक्सेलरेशन जो है वो जी है, और इसके भी हम लोग कंपोनेंट्स ले लेंगे। मान लो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, तो ये एंगल तो 90 हो गया, तो ये वाली एंगल कितनी हो गई, ये पूरा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये होगा 90 माइनस अल्फा। और तो फिर ये वाला जो डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर लेंगे इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा, बिकॉज पूरा 90 होने के लिए इधर अल्फा होना पड़ेगा। तो जी का कंपोनेंट इधर आता है जी कॉस अल्फा, और जी का कंपोनेंट इधर आता है जी कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, विच इज जी साइन अल्फा। अच्छा, तो ए एक्स जो है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन है ये किधर है, डाउनवर्ड है, जी साइन अल्फा, तो हमने डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव माना था, तो ये पॉजिटिव ही लिखेंगे। सो ए एक्स विल बी पॉजिटिव जी साइन अल्फा, तो ए एक्स इज प्लस जी साइन अल्फा। आप याद करो पिछले लेक्चर में जो है हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना था, तो वहां हमने ए एक्स को माइनस जी साइन अल्फा लिखा था। और यहाँ पे देखो वाई डायरेक्शन इधर अप द इंक्लाइन पॉजिटिव लिया है, इधर इधर रेफरेंस पॉजिटिव लिया था, और ये जो जी कॉस अल्फा है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम जो इसको माइनस लिखेंगे। तो वाई के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन है इसको लिखेंगे माइनस जी कॉस अल्फा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और हमने इधर अपवर्ड को पॉजिटिव माना था, तो ये जो है वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया ए एक्स से वाई। और टाइम ऑफ एसेंट के लिए, ये बी पे जब ये बॉल पहुंचा तो इसका पूरा का पूरा वेलोसिटी हो गया अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पे वाई वाला कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो। सो वी वाई की वैल्यू यहाँ पे हो गई जीरो। तो टाइम ऑफ एसेंट के लिए वी वाई इक्वल टू जीरो का कंडीशन रखेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने वहां पे किया था।
तो टाइम ऑफ एसेंट के लिए वी वाई इज इक्वल टू 0 लिखोगे, और फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? फॉर्मूला यूज करोगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ये फॉर्मूला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वाई के लॉन्ग लगा रहे हैं। कब लगाते हैं हम लोग ये फॉर्मूला? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। वाई के लॉन्ग लगा रहे हैं तो ये तभी लगाएंगे जब ये ए वाई कॉन्स्टेंट हो। क्या यहाँ पे ए वाई कॉन्स्टेंट है? बिल्कुल। ये इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन एंगल तो कांस्टेंट ही है ना। आप अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो थीटा चेंज होगा, जो इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन एंगल है वो थोड़ी चेंज हो रहा है। तो अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, तो देयरफॉर ए वाई जो है वो कांस्टेंट है, तो हम लोग वाई डायरेक्शन में ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। सिमिलरली ए एक्स जो है वो भी कांस्टेंट है, तो हम लोग एक्स डायरेक्शन में भी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल लगा सकते हैं। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और टाइम ऑफ एसेंट के लिए वी वाई को 0 कर देंगे, सो 0 विल बी यू वाई और प्लस ए वाई इंटू टी। तो टी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा माइनस यू वाई बाई ए वाई। हमने, अच्छा, वहां पे भी टाइम ऑफ एसेंट देखा था हम लोगों ने कि वो मॉड ऑफ यू वाई बाई ए वाई ही वहां पे भी लिखा था। यार तो कितना आसान है यार, सब में सेम ही फॉर्मूला आ रहा है, मतलब कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा। सिंपली कंपोनेंट्स का वैल्यू लिख देंगे, हो गया। ठीक है, मतलब सेम चीज रिपीट होते जा रहा है। देख रहे हो, मोशन अंडर ग्रेविटी में वो यू बाई जी था। ठीक है, प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में वो यू वाई बाई जी हो गया, बिकॉज वहां पे ए वाई का वैल्यू जी ही होता था। और प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइन हो या डाउन द इंक्लाइन हो, दोनों में जो ये वैल्यू आ रहा है वो यू वाई बाई ए वाई का मॉड आ रहा है। यहाँ पे भी वही आ रहा है। ठीक है, टाइम तो निगेटिव नहीं होता है, तो हम लोग मॉड लेके दिखाएंगे। वैसे ये वैल्यू आप डालोगे तो ये माइनस साइन हट के पॉजिटिव ही हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे यू वाई की वैल्यू कितनी है? यू साइन थीटा प्लस अल्फा, और ए वाई का वैल्यू जो है वो था माइनस, ए वाई का वैल्यू कितना था? माइनस जी कॉस अल्फा। और यहाँ पे एक माइनस साइन छूट गया है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, तो टी का वैल्यू ये आ गया पॉजिटिव में। कैसे याद रखोगे आप लोग? कैसे याद रखना आसान होगा? तो टाइम ऑफ एसेंट यू वाई बाई ए वाई का मॉड ऐसे याद रखो, हर जगह वही आ रहा है। या फिर मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे यूपी बाई एपी का मॉड, बिकॉज वाई डायरेक्शन तो आप किधर भी मान सकते हो, पर यहाँ पे पी के फॉर्म में याद रखने से जो है वो अपने को याद रहता है कि ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, पी मतलब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। सो यूपी मतलब इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, और एपी मतलब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो सेम फॉर्मूला आ रहा है जो रेंज अप द इंक्लाइन में आया था। ठीक है, बस वैल्यूज बदल गए, फॉर्मूला वही है। नेक्स्ट जो है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज अप द इंक्लाइन के लिए हमने देखा था कि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम ही आ गया था। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ असेंट का डबल आ गया था। यहाँ पे भी हम लोग इसको एज गारंटेड नहीं ले लेंगे, हम लोग जो है वो चेक करके देखेंगे कि हाँ भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग दे दो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो, ये यहां से जब ये डी पे गया, ये वाला पॉइंट ए है, जब ये ए से गया डी पे, ये वाली पॉइंट बी है, तो ए से जब ये डी पे गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ ये वाला ए डी, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो जब ये डी पे पहुंचा तो पूरा का पूरा जो एडी डिस्प्लेसमेंट है वो तो अलोंग एक्स एक्सिस ही है। इसका मतलब जब ये डी पे पहुंचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट वाई के अलोंग कुछ नहीं हुआ, तो वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या कर देंगे? 0। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हम लोग 0 कर देंगे, वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वाई का फॉर्मूला लिख ले पहले। जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो फॉर्मूला जो है वो वाई के लॉन्ग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो जाएगा वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट
और t इज इक्वल टू कैपिटल T, y विल बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस विल बी जीरो, तो ये वैल्यू ऑफ y की जगह जीरो बैठा दीजिए। और तो ये हो जाएगा यू वाई इंटू टाइम की जगह टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आप t को कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो t को कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया, यू वाई प्लस ए वाई इंटू T/2। तो यहां से हमें क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है कि आइदर t इज इक्वल टू जीरो या फिर यू वाई प्लस ए वाई इंटू T/2 इज इक्वल टू जीरो। अब ये t इक्वल टू जीरो तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जीरो थोड़ी ना हो सकता है, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से t की वैल्यू आ जाएगी -2 u y/a/y। ओहो, -2 u y/a/y। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला था वो हम लोग 2 u y/a/y का मॉड लिख सकते हैं यार। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं 2 u y/a/y, इसका मॉड। और ये देखो टाइम ऑफ एसेंट का डबल आ गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। वैसे मैं वैल्यू डाल के यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कितना आ रहा है। तो टी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2, यू वाई कितना है, यू वाई था यू साइन थीटा प्लस अल्फा, और डिवाइडेड बाई ए वाई कितना था, ए वाई जो था वो था कितना, -g cos अल्फा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये आ गया था, पॉजिटिव ही आ गया। वैसे आप याद रखने के लिए क्या याद रखोगे, याद रखने के लिए आप याद रखोगे 2 u y/a/y का मॉड, मतलब टाइम ऑफ एसेंट का ये डबल। और सफिक्स p लगा के अगर याद रखोगे तो और बढ़िया। p का मतलब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, सो यूपी का मतलब कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, एपी का मतलब कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो ये याद रखेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आ रहा है, बस वैल्यूज बदल गए। ओके, तो अब क्या रह गया, टाइम ऑफ एसेंट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो हेडिंग दे दो आप, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इधर ही लिख देता हूं। किसके रेस्पेक्ट में, इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, मतलब इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना ऊपर गया। अच्छा, तो ये जैसे ये डायग्राम देख लीजिए आप, ये था अपना इनिशियल वाला डायग्राम। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के लिए ये हो गया यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट, और ये मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट मतलब इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में, इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे मैक्सिमम है ना। इधर जाने पे क्या हो रहा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था, यहाँ पे मैक्सिमम है, इसके बाद कम होता जाएगा। तो ये यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे यूज करेंगे कि y के लॉन्ग वेलोसिटी जीरो हो गई, इसको हम लोग x मान रहे हैं ना, इसको x मान रहे हैं, और इसको हम लोग y मान रहे हैं। तो हम लोग क्या मानेंगे मैक्सिमम हाइट के लिए कि वी वाई की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, अब h निकालना है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूला यूज करेंगे ए वाई कॉन्स्टेंट है तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a y/y। तो देखो सब कुछ सेम ही है यार, प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइन के लिए जो आपने किया था वो सब सेम ही है। ठीक है, स्टेप्स देख रहे हो, स्टेप्स भी सेम, फॉर्मूला भी सेम आ रहे हैं। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे है तो y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हुआ, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जब ये यहाँ पे b पे पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन। इसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से लिख सकते हैं, इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना आया है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y आ गया है ये वाला h, और ये h को पॉजिटिव लिखें या निगेटिव लिखें,
तो हमने y को इधर पॉजिटिव माना था, तो ये h जो है वो इसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा। सो मैक्सिमम हाइट के लिए y डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस हो जाएगा h प्लस h, और मैक्सिमम हाइट पे वी वाई कितना है, 0। ठीक है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि एट y इज इक्वल टू प्लस एच, वी वाई इज 0। तो सब्स्टिट्यूटिंग ये हो जाएगा 0² माइनस यू वाई स्क्वायर इज 2ay इंटू वाई के जगह h। तो h का वैल्यू हो गया माइनस यू वाई स्क्वायर बाई 2ay। ठीक है, तो ये हो गया h। अभी h का क्या, हमें पहले भी सेम ही फॉर्मूला आया था, रेंज ऑफ द इंक्लाइन के लिए भी सेम ही आया था। बिल्कुल, h का वैल्यू वहां पे, और इसके लिए भी सेम ही आता था। लाइक देखो, अगर आप बॉल को वर्टिकली थ्रो करते थे, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो वहां पे h आता था यू स्क्वायर बाई 2z। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन जब हुआ था, तो वहां पे h जो आता था वो आता था यू वाई स्क्वायर बाई 2z, बिकॉज वहां पे ए वाई जो होता था उसका वैल्यू जी ही होता था, पूरा का पूरा एक्सेलरेशन वाई के लॉन्ग ही होता था। और यहाँ पे h जो है वो आया है उसका यू वाई स्क्वायर बाई 2ay का मॉड, तो सेम ही है, रेंज ऑफ द इंक्लाइन में भी सेम ही आया था। तो हम लोग फॉर्मूला इस फॉर्म में याद रखेंगे, h विल बी यू वाई स्क्वायर बाई 2ay का मॉड, या आप इसको p के फॉर्म में याद रखोगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। p का मतलब कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, इस फॉर्म में याद रखिए तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे वैसे आप वैल्यू बैठा के देख सकते हो, यहाँ पे h की वैल्यू अगर आप बैठाते तो ये आ जाता है u साइन थीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay। ay की वैल्यू जो है वो कितना है, माइनस जी कॉस अल्फा, ये माइनस माइनस कट गया, तो h की वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है यहाँ पे, तो h की वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला आ रहा है सब कुछ, बस वैल्यू बदला है, फॉर्मूला सेम है। ओके, तो मैक्सिमम हाइट भी निकल गया। अब क्या निकलना रह गया, रेंज। तो रेंज किसको बोलेंगे, रेंज हो गया ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितना चला, यही रेंज हो गया। तो रेंज का मतलब क्या हो गया, रेंज का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। तो आप एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से काम हो जाएगा, तो हेडिंग दे दो आप नेक्स्ट, रेंज डाउन द इंक्लाइन। तो x के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। रेंज के लिए टाइम के जगह टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डालेंगे तो x का वैल्यू r आ जाएगा, रेंज। सो x के जगह पे r डालेंगे, और यू एक्स इंटू टी के जगह टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डालेंगे। ठीक है, और हाफ ए एक्स इंटू यहाँ पे टाइम की जगह टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डालेंगे, सो आर इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ से आप टी जो है वो कॉमन ले लो, तो टी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी बाई 2। अब हम वैल्यू डाल देंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हमें फॉर्मूला पता चल गया है, 2 UP बाई ए पी था। यू एक्स का वैल्यू पता है यू कॉस थीटा प्लस अल्फा, डाउनलोड को पॉजिटिव लिया है तो ये यू कॉस थीटा प्लस अल्फा हो गया। एक्स जो है हमने ऊपर में वैल्यू लिखा हुआ है, एक्स इधर जी साइन अल्फा आया था, और हमने डाउनवर्ड एक्स को पॉजिटिव लिया था तो इसीलिए ये पॉजिटिव एक्स ही था, तो ये हो गया प्लस जी साइन अल्फा। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपको फॉर्मूला पता ही है, 2 UP बाई एपी। तो यहाँ पे आप वैल्यू बैठा दीजिए, यूपी का वैल्यू कितना है, यू साइन थीटा प्लस अल्फा, और एपी का वैल्यू माइनस जी कॉस अल्फा था, लेकिन ये तो टाइम लिख रहे हैं मॉड के साथ लगा के, तो यहाँ पे ये प्लस ही आएगा, ये वाला चीज है ना, तो ये वाला चीज प्लस ही आया है। और ये हो गया यू कॉस थीटा प्लस अल्फा हाफ जी साइन अल्फा, 2 UP बाई एपी का वैल्यू बैठा दीजिए तो ये हो गया आपका 2 U साइन थीटा बाई, सेम वैल्यू है यहाँ पे जो लिखा वही वाला चीज है। अच्छा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखो u जो है वो कॉमन है दोनों में, तो u को, ये वाले u को और ये वाले u को बाहर निकाल लेंगे, तो ये u जो है वो बन जाएगा u स्क्वायर, तो ये u स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम ले लेंगे तो इधर है कॉस, ये कॉस थीटा प्लस अल्फा और ये है कॉस अल्फा, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा।
और इधर हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये डिनोमिनेटर जो है वो जो एलसीएम लिया कॉस अल्फा वो हो गया। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है अपना, ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का। तो हम लोग जानते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू हो गया ए और ये वाला वैल्यू हो गया बी। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी के लिए क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए के जगह ये हो गया, बी के जगह ये हो गया। सो कॉस ए माइनस बी के जगह पे ये हो गया। यहाँ से अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो ये अल्फा अल्फा जो है वो कट गया। तो ये रह गया क्या, ये रह गया कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। तो रेंज हो जाएगा 2u² साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया। तो रेंज का फॉर्मूला आप इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो, लेकिन हमने देखा था कि ये फॉर्मूला उतना अच्छा नहीं होता है, बिकॉज हमें जब मैक्सिमम रेंज निकालना होता है तो हमें ऐसा टर्म चाहिए होता है जिसमें थीटा, ऐसा चीज चाहिए होता है कि थीटा एक ही में आ जाए, मतलब यहाँ पे थीटा दो दो टर्म्स में घुसा हुआ है। तो हमने इसके लिए क्या किया था वहां पे, कि हमने ये फॉर्मूला को देखो, ये 2 sin a cos b जैसा है क्या, ये 2 sin a cos b जैसा है। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे। ये ए हो गया थीटा प्लस अल्फा, और ये बी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 sin a cos b क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी, मतलब साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस ऑफ थीटा, और प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा। तो ऐसा लिख सकते हैं इस वाले, ये ग्रीन कलर में जो लिखा है ना 2 sin a cos b, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये ऐसा लिख दिया हमने। तो देखो ये हो जाएगा आपका रेंज इज इक्वल टू, ये साइन 2 थीटा प्लस अल्फा हो गया, इधर आपका जो है ये थीटा थीटा कट गया, तो ये थीटा थीटा कट गया, तो ये हो गया कितना, साइन अल्फा। ठीक है, तो रेंज का ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो। ये रेंज का फॉर्मूला हो गया किसके लिए, डाउन द इंक्लाइन के लिए। हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, डाउन द इंक्लाइन। तो आप नोट्स में ऐसे लिख लोगे कि डाउन द इंक्लाइन के लिए ये वाला फॉर्मूला है। अप द इंक्लाइन के लिए थोड़ा अलग था, इसी टाइप का था लेकिन थोड़ा अलग था। अब अगर आपको मैक्सिमम रेंज निकालना होता है कि भाई कोई बच्चा है बैठा हुआ है ना, और वो जो है टाइम पास कर रहा है, बस बैठे बैठे मजे कर रहा है। तो यहाँ पे बैठे बैठे सेम इनिशियल, आई मीन सेम इनिशियल स्पीड से, स्पीड सेम रखा है पर अलग अलग एंगल पे थ्रो कर रहा है बॉल, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे बॉल थ्रो कर रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि यार व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा, ये थीटा की वैल्यू क्या हो सच दैट कि रेंज डाउन द इंक्लाइन मैक्सिमम हो, डाउन द इंक्लाइन रेंज मैक्सिमम हो। ये याद रखिए कि थीटा जो है हम लोग नोटेशन में हॉरिजेंटल के साथ लिए हुए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। तो देखो इसी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग कैसे बोल देंगे, जैसे पहले बोले थे कि इफ अ बॉल इज थ्रोन विद सेम इनिशियल स्पीड यू बट एट डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच रेंज डाउन द इंक्लाइन इज मैक्सिमम। मतलब सब कुछ यू को कांस्टेंट रखें, और जी तो है ही कांस्टेंट, एंगल ऑफ इंक्लाइन अल्फा तो है ही कांस्टेंट, मतलब सिर्फ क्या वेरी कर रहा है, थीटा। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा, ये रेंज हो मैक्सिमम। तो भाई सब कुछ तो कांस्टेंट ही है, यू भी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा बदल रहा है। तो रेंज का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा वाला टर्म मैक्सिमम हो। अब थीटा वाला टर्म तो सिर्फ इसमें यही चीज है, साइन 2 थीटा प्लस अल्फा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हम लोग साइन 2 थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, +1। तो रेंज मैक्सिमम हम लोग लिख देंगे कि रेंज विल बी मैक्सिमम, आर विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू +1 हो जाए। ये वाला टर्म साइन 2 थीटा प्लस अल्फा ये +1 हो जाए। साइन 2 थीटा प्लस अल्फा +1 होने का मतलब क्या हो गया, इसका +1 होने का मतलब हो गया कि 2 थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री। सो 2 थीटा हो गया 90 माइनस अल्फा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल गया 45 माइनस अल्फा बाई 2। और ये याद रखिएगा ये थीटा जो है वो हॉरिजेंटल के साथ है, मतलब इस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये वाला चीज को कर देंगे +1। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा उसको वैसे ही लिख दिया, और साइन 2 थीटा प्लस अल्फा को देखो +1 कर दिया, ये वाला चीज। तो उस फॉर्मूला में हमने साइन 2 थीटा प्लस अल्फा को +1 कर दिया, बस यही चेंज किया और कुछ नहीं किया है। अब ये कॉस स्क्वायर अल्फा जो है हमें इधर दिख रहा है 1 + साइन अल्फा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई कॉस स्क्वायर अल्फा को अगर हम 1 - साइन स्क्वायर अल्फा लिखें तो फर्दर ये सिंप्लीफाई हो सकता है।
वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को लिख देंगे 1 - sin अल्फा × 1 + sin अल्फा। अभी ये दोनों कट गया, तो ये आर मैक्स जो है वो क्या हो गया, u²/z 1 - sin अल्फा। जी हाँ, तो हमें ये चीज याद रहेगा कि आर मैक्स जो है वो u²/z 1 - sin अल्फा होगा। रेंज डाउन द इंक्लाइन के लिए मैक्सिमम रेंज u²/z 1 - sin अल्फा होगा। रेंज अप द इंक्लाइन के लिए याद करो क्या होता था, वहां पे वो 1 + sin अल्फा होता था। और ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज 45 - अल्फा/2। अप द इंक्लाइन के लिए याद करो थीटा होता था 45 + अल्फा/2। और ये याद रखिएगा कि दोनों केस में जो थीटा है वो एंगल विद द हॉरिजेंटल है, जो इनिशियल वेलोसिटी यू है उसका एंगल विद द हॉरिजेंटल। तो थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजेंटल एंड अल्फा इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो ये रेंज डाउन द इंक्लाइन में हमने सारे चीज देख लिए जो बोले थे। इवन मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, रेंज, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज का वैल्यू, सारा कुछ कैलकुलेट हो गया। अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन। देखो ये इंक्लाइन प्लेन है और ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे यू को भी वैरी करा रहे हैं, बीटा को भी वैरी करा रहे हैं। बीटा इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब जो हम लोग पहले थीटा ले रहे थे ना, तो उसी को यहाँ पे बीटा लिया हुआ है। अब मैंने ये जानबूझ के थीटा की जगह बीटा लिखा कि आप लोग एकदम मतलब ऐसा ना हो जाओ, एकदम कंफर्टेबल ना हो जाओ कि हमेशा ये थीटा थीटा याद रहे। ठीक है। तो जरूरी नहीं है ना कि एग्जाम में वो सेम ही नोटेशन रहेगा, थोड़ा अलग नोटेशन भी हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे नोटेशन बदल दिया है। तो जो थीटा वहां पे लिखते थे हम लोग, एंगल ऑफ यू विद द हॉरिजॉन्टल, उसी को यहाँ पे बीटा लिखा है। तो ये कह रहा है कि यू को भी वेरी करा रहे हैं, बीटा को भी वेरी करा रहे हैं। एक लड़का जो है वो अलग अलग स्पीड से भी थ्रो कर रहा है, अलग अलग एंगल पे भी थ्रो कर रहा है। तो वी हैव टू थ्रो अ स्टोन फ्रॉम ए सच दैट इट हिट्स द बॉटम बी, और स्टोन को हिट करना है यहाँ पे बी पे। ठीक है, तो स्टोन को बी पे हिट करना है। बोल रहे फाइंड मिनिमम स्पीड यू, मिनिमम स्पीड कितने से थ्रो करे कि भाई ये यहाँ पे बी पे स्ट्राइक कर जाए। अब मिनिमम स्पीड के लिए क्या लगता है आपको, क्या ये मैक्सिमम रेंज नहीं होना चाहिए मिनिमम स्पीड के लिए? मिनिमम स्पीड कि ये बी को स्ट्राइक कर जाए, उसके लिए क्या ये मैक्सिमम रेंज नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल सही। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने रेंज अप द इंक्लाइन वाले में भी किया था। तो यहाँ पे बी को हिट करने के लिए मिनिमम स्पीड खोज रहा है, तो हम लोग ए बी को क्या कर देंगे, ए बी को कर देंगे आर मैक्स। और ए बी का वैल्यू तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं ना यार। ए बी का वैल्यू देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये 24, ये 7, तो ये वाला जो लेंथ है पाइथागोरस, ये 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए बी का लेंथ निकल जाएगा √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये √24 का स्क्वायर ये होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये बन जाएगा √625। और ये होता है 25। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली लेंथ जो है ये 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें आर मैक्स का वैल्यू अगर 25 ले लें तो अपना काम हो जाएगा। तो आप वीडियो पॉज करो, बना लो भाई अब। ठीक है। सो ओके, यहाँ पे टेम्पलेट कुछ अलग दिख रहा होगा आपको, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है सर, ज्यादा बढ़िया है, बेटर। सो मिनिमम स्पीड के लिए ए वी शुड बी आर मैक्स, और ए वी की वैल्यू कितनी आई है 25। अभी हम लोग आर मैक्स का फॉर्मूला हमें पता है, अभी अभी पढ़ा हमने u²/g 1 - sin अल्फा। तो हम लोग ये आर मैक्स की वैल्यू 25 के इक्वल रख देंगे। सो आर मैक्स के जगह रख देंगे 25, यू तो निकालना ही है, जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, और साइन अल्फा, सर साइन अल्फा कितना हो जाएगा? देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और साइन अल्फा मेरे दोस्त होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है 7, हाइपोटेन्यूज है 25। तो साइन अल्फा की जगह 7/25 रख देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, 25 - 7, 18/25, तो ये 180/25। यहाँ से यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25, कितना आ जाएगा यार, 25 × 180/25 हो जाएगा। हाँ, 25 कट गया। तो यू का वैल्यू, ओ हो, ये कुछ गलत हो गया लगता है। ये जो है 180 होगा, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ ये 180। सो यू का वैल्यू हो गया √180। अच्छा, लेकिन फाइनल आंसर सही है, बिकॉज 36 × 5 कितना हो जाएगा, हाँ 36 × 5 ही होगा ये। तो 36 का √6 और ये √5। तो मिनिमम स्पीड जो थ्रो करना है
ये आपका हो गया सच दैट की बॉल हिट्स एट बी, ये हो गया 6 √5। समझ में आया आपको? प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन क्लियर हो गया। तो अगर आप जल्दीबाजी में भी हो, अगर आपने प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइन नहीं किया है, तो मैं बोलूंगा कि जब आपको टाइम मिले तो आप अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन दोनों कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो काइनेमेटिक्स में जाके एक्सप्लोर करो, पहले बहुत सारे वीडियोस हैं। आपका जो पोर्शन वीक रह गया है, जैसे ग्राफ पे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मोशन अंडर वेरिएबल एसिलेशन का अलग किया है, मोशन विद कांस्टेंट एसिलेशन का अलग किया है, सब डेरिवेशन न्यूमेरिकल सब है, कंप्लीट वीडियो है। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जनरली क्या होता है कि यूट्यूब पे आप जो है वो देखते होगे कि आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, इधर उधर काम का चीज कम मिला, टाइम वेस्ट ज्यादा हो गया। तो आप जो है इस पे स्टिक कीजिए, आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा। और कुछ भी छूटा, डेरिवेशन क्वेश्चंस जो भी स्टैंडर्ड ये है वो सारे मिल जाएंगे। तो आपका अगर कोई पोर्शन वीक है वो कंप्लीट कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है बहुत ही मजेदार। और अगला टॉपिक जो है वो रिलेटिव मोशन के ऊपर है। और रिलेटिव मोशन बच्चों को थोड़ा तो परेशान करता ही है, आपने अगर देखा होगा पहले तो किया ही होगा। तो अगला जो लेक्चर होगा, मतलब काइनेमेटिक्स का 17th लेक्चर, वो होगा रिलेटिव मोशन। पहले हम लोग 1D का देखेंगे, फिर 2D वाले में आपका जो है क्या बोलते हैं, रेनमैन प्रॉब्लम हो गया, रिवर स्विमर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक उस पे वीडियोस बन जाएंगे, दो तो मिनिमम बनेंगे ही, दो से ज्यादा भी बन सकते हैं। आप जाकर देखो कितने वीडियोस बने हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी का फर्स्ट लेक्चर का। ठीक है, जो कि है काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 17। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।